नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही थी? क्या अजीत पवार की पार्टी को पवार परिवार से ही छीनने की तैयारी की जा रही थी, या स्पष्ट शब्दों में कहूं तो अजीत पवार की पार्टी को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से छीनने की तैयारी की जा रही थी? ये सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है और किस तरह से इसने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया है, ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक आग्रह, आपसे एक अपील करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक जरूर बढ़ा दीजिए और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर, महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर करने वाले इस बड़ी खबर पर। और जब उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में होगा तो इस देश की राजनीति भी अछूती नहीं रह जाएगी। एक एफआईआर हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हो पा रहा था तो कर्नाटक में जाकर हुआ। बेंगलुरु पुलिस ने एफआईआर किया, अजीत पवार की मौत की जांच को लेकर एफआईआर किया, 0 एफआईआर दर्ज किया और अब महाराष्ट्र पुलिस को चाहे न चाहे इस मामले में जांच करनी पड़ेगी। अभी यह खबर हवा में तैर ही रही थी कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई कि स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता। और इस बात की भनक स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लगा और उन्होंने तुरंत एक बड़ा एक्शन कर लिया, उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला कर लिया और उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिख दी चुनाव आयोग को। और क्या लिखी चिट्ठी, वो चिट्ठी का जो उस चिट्ठी के अंदर जो लिखा गया है वो जानकर निश्चित तौर पर आप दंग रह जाएंगे। आपको और हमारे तमाम दर्शकों को पता है कि अजीत पवार की मौत एक विमान हादसे में 28 जनवरी को हुई थी और अजीत पवार की मौत के बाद पूरा का पूरा पवार परिवार सदमे में था। एनसीपी दोनों, शरद पवार वाली पार्टी तो चलिए शरद पवार और सुप्रिया सुले संभाल रहे थे, लेकिन अजीत पवार वाली पार्टी में कौन नेता क्या कर रहा था इस बात की भनक तक किसी को नहीं थी। ये कहा जा रहा था पार्टी टूट जाएगी, ये कहा जा रहा था कि अजीत पवार ने अपने मरने से महज 11 दिन पहले शरद पवार के साथ बातचीत में तय कर लिया था कि पार्टी का विलय होगा और चाचा भतीजा दोनों साथ आएंगे। लेकिन उस विलय से 2 सप्ताह पहले ही दुखद विमान हादसे में अजीत पवार की मौत ने सारे समीकरण बदल दिए। तमाम लोग पूछ रहे थे कि सुनेत्रा पवार अब क्या करेंगे आने वाले दिनों में, और शरद पवार ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी पवार परिवार की, जिसमें यह फैसला होना था कि स्वर्गीय अजीत पवार की अंतिम इच्छा को लेकर क्या किया जाए, कैसे उसको पूरा करने की दिशा में बढ़ा जाए। अचानक एनसीपी के कुछ नेता सुनेत्रा पवार को बारामती से लेकर मुंबई पहुंच जाते हैं। आनन फानन में उन्हें उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाती है, जबकि 13वीं भी पूरी नहीं हुई थी। ये ऐसा लगा कि भैया ये एनसीपी को बचाने की कवायद है, ये राजनीतिक हलचल है। लेकिन अब इस राजनीतिक हलचल यानी पर्दे के पीछे की सच्चाई खुद सुनेत्रा पवार ने ला दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री एनसीपी, अब अजीत पवार गुट तो नहीं कहेंगे, सुनेत्रा पवार ही गुट कहेंगे, उनकी नेता ने एक पत्र लिखा है। और पत्र किसको लिखा है? उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि 28 जनवरी 2026 के बाद पार्टी की ओर से किए गए किसी भी पत्राचार को वैध न माना जाए। 28 जनवरी वही तारीख है जिस दिन अजीत पवार की मौत हुई थी। तो 28 जनवरी 2026 के बाद कौन है वो एनसीपी के नेता जिन्होंने चुनाव आयोग से पत्राचार किया, चुनाव आयोग को लेटर भेजा, और उस लेटर में ऐसा क्या लिखा था जिससे सुनेत्रा पवार बुरी तरह से चिढ़ गई और उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कह दिया कि भैया 28 जनवरी 2026 के बाद जो भी पत्राचार एनसीपी की तरफ से किसी नेता ने किया हो उनको वैध ना माना जाए, उनको खारिज कर दिया जाए। और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के इस कदम को सीधे तौर पर उस अवधि से जोड़कर देखा जा रहा है जब पार्टी के अहम फैसले पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के नेतृत्व में लिए जा रहे थे। ऐसे में उस दौरान हुई नियुक्तियों, गठबंधन के निर्णयों और चुनाव आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों की वैधता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। और इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि 26 जनवरी 2026 को नेशनल, माफ कीजिएगा, इस पत्र में उल्लेख किया
गया है कि 26 फरवरी 28 जनवरी को अजीत पवार की मृत्यु हुई थी। और अब जो ये सुनेत्रा पवार ने जो पत्र भेजा है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि 26 फरवरी 2026 को नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया वर्ली मुंबई में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया। इसमें पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही पार्टी संविधान में संशोधन भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। निर्वाचन आयोग को भेजे गए दस्तावेजों में राष्ट्रीय सम्मेलन का विवरण दिया गया है। निर्वाचित सदस्यों की पूरी सूची दे दी गई है और पार्टी के संविधान की प्रति दे दी गई है। और इस पत्र के बाद से ही जो सुनेत्रा पवार ने जो चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, इस पत्र के बाद एनसीपी के भीतर शक्ति संतुलन बदलने की चर्चाएं तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह कदम पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है और बड़े नेताओं के वर्चस्व को, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेताओं के वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। यानी एनसीपी में एक बड़ा संग्राम होने जा रहा है और अगर एनसीपी में बड़ा संग्राम होगा तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। और अजीत पवार के भतीजे जो लगातार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दर दर भटक रहे थे, फाइनली उन्हें बेंगलुरु में 0 एफआईआर दर्ज करने में कामयाबी तो मिल गई। अब आगे क्या होगा वो भी इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पूरे मामले में उन्होंने खुलासा कर दिया है पार्टी के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसको लेकर। रोहित पवार ने सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि भैया अजीत पवार की मौत के बाद ये दोनों नेता एनसीपी पर कब्जा कर रहे थे। यहां तक रोहित पवार ने दावा किया कि अजीत पवार की पार्टी के कुछ नेताओं ने, उन्होंने नाम लिया, एक ग्रुप ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर पार्टी के संविधान में बदलाव करके एक वर्किंग प्रेसिडेंट को बड़ा अधिकार देने को कहा था। वर्किंग प्रेसिडेंट तो प्रफुल्ल पटेल है। यानी आरोप लगा रहे अजीत पवार के भतीजे कि एनसीपी के नेताओं ने अजीत पवार के निधन के बाद एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा जिसमें चुनाव आयोग को यह बताया कि वर्किंग प्रेसिडेंट को ज्यादा अधिकार, उनके अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं और पार्टी के फोरम पर इसकी अनुमति नहीं ली गई थी। पार्टी के फोरम पर इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवाया गया था। रोहित ने यह भी दावा किया कि अजीत पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की मौजूदा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बाद में चुनाव आयोग को, जिस पत्र की बात हो रही है, कि दावा किया कि अजीत पवार की मौत के बाद ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ऐसे किसी भी लेटर को इग्नोर करने की बात कही है। ये एक स्ट्रेटेजिक लेटर है और इस लेटर ने जाहिर तौर पर अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि वर्किंग प्रेसिडेंट के अधिकार बढ़ाने को लेकर जो लेटर लिखा गया था अजीत पवार के निधन के बाद, उसके बारे में सुनेत्रा पवार को कोई भनक तक नहीं थी। और इस बीच रोहित पवार ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने बताया कि जब अजीत पवार जिंदा थे तब उनके घर के बाहर काला जादू की रस्में की गई थी और उन्होंने सवाल किया कि क्या नासिक के किसी बाबा का इस्तेमाल जादू टोने के जरिए पार्टी लीडरशिप को प्रभावित करने के लिए किया गया था। ये सवाल गंभीर है, अपने आप में इन सवालों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन अजीत पवार के निधन को लेकर रोहित पवार जो लगातार सवाल उठा रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे, महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनको बेंगलुरु में कामयाबी मिल गई। राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी उनकी, राहुल गांधी ने मदद करने का आश्वासन दिया था और फिर भारत के संविधान में दिए गए या यूं कहूं कि भारतीय न्याय संहिता में दिए गए प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी की जहां राज्य सरकार है कर्नाटक, सिद्धारमैया सरकार है, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के डीके शिव कुमार राहुल गांधी के करीबी डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री है वहां पर। और वहां की पुलिस ने, बेंगलुरु की पुलिस ने रोहित पवार के शिकायत के बाद एक 0 एफआईआर दर्ज कर ली है और इस 0 एफआईआर को उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस को बढ़ा दिया है। यानी राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव खेल दिया जिससे बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अब सवाल तो उठेंगे कि महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से क्यों इंकार किया, और अब जब कर्नाटक पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है तो आगे जाकर क्या इस मामले में अब महाराष्ट्र पुलिस सही तरीके से जांच करेगी या नहीं करेगी, ये अपने आप में कई तरह के बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। और कैसे ये एफआईआर दर्ज हुई, इस एफआईआर में क्या कुछ था, इन तमाम चीजों के बारे में आपको बता देना बहुत जरूरी है कि इस मामले में बेंगलोर के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 103, 105, 106, 125, 238, 336 के 2 के तहत मामला दर्ज किया गया है और रोहित पवार के आरोप पर बेंगलुरु की पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करके इस मामले को बारामती पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है, महाराष्ट्र के बारामती पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। और अब पुलिस पर इस मामले में जांच करने का एक तरह से दबाव, एक तरह से प्रेशर बढ़ता चला गया है। और इस पूरे मामले
मामले में रोहित पवार लगातार कोशिश कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे। रोहित पवार ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है, 0 एफआईआर, इससे पहले उन्होंने 25 फरवरी 2026 को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन और फिर 26 फरवरी 2026 को बारामती पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में पुणे सीआईडी ने उन्हें बताया कि वे केवल आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट यानी एडीआर के एंगल से जांच कर रहे हैं। इसलिए शिकायतकर्ता यानी रोहित पवार ने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराते हुए मांग की कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एएआईबी की सीमित तकनीकी जांच से अलग एक स्वतंत्र आपराधिक जांच कराई जाए। शिकायत में दावा किया गया कि यह हादसा नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री को खत्म करने के उद्देश्य से रची गई एक बड़ी आपराधिक साजिश का परिणाम है। यानी बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए और लैंडिंग के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ, ये बातें बताई गई। मुख्य पायलट के खिलाफ पहले भी कई तरह के मामले दर्ज थे, ये भी बताया गया। इन तमाम चीजों के आलोक में महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक रोहित पवार इस मामले को उठाते रहे। फाइनली उन्हें 0 एफआईआर दर्ज करवाने में कामयाबी मिल पाई, लेकिन इस बीच सुनित्रा पवार का यह पत्र अपने आप में कई तरह की बातें बयां करता हुआ नजर आता है, यानी एक बड़ा घमासान। आने वाले दिनों में इस पत्र का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मैसेज जा रहा है एनसीपी के अंदर कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे मुसीबत के समय में एनसीपी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो किसके कहने पर कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, और प्रफुल्ल पटेल क्यों नहीं चाहते कि शरद पवार की पार्टी और स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी का आपस में विलय हो। और सुनित्रा पवार पर अब बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव आने वाले दिनों में बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनको अपने बारे में, परिवार के बारे में, पार्टी के, शरद पवार की पार्टी में विलय के बारे में अंतिम फैसला करना पड़ेगा। और हर गुजरते दिन के साथ उन पर इस तरह का दबाव पड़ता हुआ चला जाएगा। तो एनसीपी में एक बड़े राजनीतिक घमासान की शुरुआत हो गई है। आगे किस तरह से यह घमासान कौन सा मोड़ लेता हुआ नजर आएगा, हर बड़ी हलचल के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसको जरूर बढ़ा दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।